यस, डेटा हैंडलिंग में इसमें सबसे पहले तो डेटा क्या चीज़ होता है? दैट डेटा होता है जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं. एंड वाई डू वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन? फॉर सम पर्पज इज देयर, वी वांट टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा, सो दैट वी कलेक्ट द डेटा. सो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा हैंडलिंग में. देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग? डेटा हैंडलिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहला कलेक्शन, then presentation, collection, then presentation, recording the data, collection, recording the data, and third है presentation of data. Fourth is draw interference from them. Draw interference from them, that means draw inference inferences from the data. Draw inferences from the data. देखिए, अब इसका क्या मतलब हुआ? पहला कलेक्शन, दैट मीन्स आप कलेक्ट कर रहे हो. सपोज आपने कलेक्ट किया आप मई मंथ का टेम्परेचर कलेक्ट कर रहे हो. हर एक मई मंथ की हर दिन का आप टेम्परेचर कलेक्ट कर रहे हो. उसको आप कलेक्ट करने के साथ साथ रिकॉर्ड करोगे उसको आप. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? रिकॉर्डिंग. देन प्रेजेंट करोगे आप उसको, अरेंज करोगे डेटा को. एंड ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस. इन्फ्रेंसेस का मतलब उसमें से आप उस डेटा से आप इंफॉर्मेशन लोगे कि इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है. विच इज द हॉटेस्ट डे, विच इज द कोल्डेस्ट डे, व्हाट इज द टेम्परेचर राइजिंग, what is the pattern of the rising of the temperature, what is the pattern of the rising difference between the first week of the temperature in the first week of the month of May and the last week of the month of May. इस तरह से जो भी हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड दी इन्फरेंसेस फ्रॉम दी डेटा. तो समझ में आ गया कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें. अब देखिए, डेटा हैंडलिंग में जो स्टेप्स आते हैं, पहला का है कलेक्शन, देन रिकॉर्डिंग, देन प्रेजेंटेशन, देन ड्रॉ इंटरफेरेंसेस फ्रॉम द डेटा. नाउ यू कैन सी द टेबल हियर. द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज एज ऑन 26/2006, दैट मीन्स जून 2006 में आपको दिया हुआ है सिटी, अलग अलग सिटीज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. यू कैन सी इन द टेबल द सिटीज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच डेट? 26/2006. आप देख सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है. अब आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, विच इज द हॉटेस्ट सिटी ऑन दैट डे, which is the coldest city on that day. What is the temperature difference between the Jaipur and Delhi on particular day? What is the difference between the maximum temperature on particular day between any two cities? What is the difference between the minimum temperature of any two cities? So with the help of this data, this is called the data collection. This is called the data collection and recording. आपने उसको tabular form में represent किया है ना. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ, पहले तो आपने कलेक्ट किया, फिर उसको आपने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया. तो इसमें तीसरा स्टेप इन्वॉल्व हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इसी तरह से आप देख सकते हैं डेटा शोइंग द वीकली एब्सेंटीज इन द क्लास. मंडे को कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं. ट्यूसडे को किस दिन 1 स्टूडेंट एब्सेंट है. वेडनेसडे को कोई सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं. थर्सडे को 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं. एंड फ्राइडे देयर आर 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट. सैटरडे देयर आर 4 स्टूडेंट एब्सेंट. सो इन दिस वे वी रिकॉर्ड द डेटा फॉर to solve our purpose, or we want to collect some information, or we want to get the information. That is why we collect the data. और डेटा हैंडलिंग में सारे स्टेप्स आ जाते हैं. डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है ये सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. कौन कौन से सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं? हैंडलिंग, किसी चीज को हैंडलिंग का क्या मतलब होता है ना. उसमें कलेक्शन भी आएगा, रिकॉर्डिंग भी आएगा, प्रेजेंटेशन भी आएगा और ड्रॉ इन्फ्रेंसेस भी आएगा.
तो ये सारे स्टेप्स डेटा हैंडलिंग के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो कलेक्शन ऑफ डेटा, बिफोर कलेक्टिंग द डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। अब हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमको उस डेटा से चाहिए है, what type of information we want from the data, what inferences we want from the data. So according to need, as per our need, we collect the data. Say you want to study the performance of your class in mathematics, performance of India in football cricket match. These are the purposes of the collecting the data. So with a different purpose we collect the different type of data. फीमेल लिटरेसी रेट, अब आपको मान लीजिए कोई पॉलिसी लानी है अपने कंट्री में कि फीमेल का जो एजुकेशन है उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका लिटरेसी रेट कितना बढ़ना चाहिए, क्या हमको स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो हम लिटरेसी रेट के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि हाउ मेनी फीमेल्स आर लिटरेटेड और हाउ मेनी आर इलिटरेटेड। आफ्टर दैट ऑफ कलेक्टिंग द डेटा वी विल ड्रॉ द इन्फरेंसेस फ्रॉम दैट डेटा एज पर द नीड, कि कहाँ पे किस एरिया में है कि लिटरेसी रेट कम है, किस एरिया का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पे हमको लिटरेसी का नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। तो कहने का मतलब है कि विद द पर्पस, विद टू सॉल्व सम पर्पस वी कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्शन का मेन एम क्या है, किसी पर्पस को लेके हम डेटा कलेक्ट करते हैं और किस तरह का डेटा चाहिए, एज पर अवर नीड वी कलेक्ट द डेटा, है ना। अब डेटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, उस डेटा को कलेक्ट करने से क्या मतलब है। अब देखिए सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मिस नीला क्लास टीचर वांटेड, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये मिस नीलम क्लास टीचर वांटेड टू फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड परफॉर्म्ड इन इंग्लिश, चिल्ड्रन हैड परफॉर्म्ड इन इंग्लिश। शी राइट डाउन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज। How the children had performed the English. That means some teacher wants to find the performance of wants to observe the performance of the children in the particular subject English. So she write the, first of all she write the data like this. She write the marks, and her colleague suggested her to another way how to organize the data. Organize करना मतलब उस डेटा को जमाना, ताकि हम उससे से ज्यादा इंफॉर्मेशन को निकाल सके। देखिए अब उसी की कलीग ने, मिस नीलम की कलीग ने उसको सजेस्ट किया कि आप इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। कैसे कलेक्ट करो, नेम लिख लो, मार्क्स लिख लो और रोल नंबर लिख लो, मतलब 3 चीजें आप कलेक्ट कर लो, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो अब आपको ये डेटा ज्यादा क्लियर लग रहा है, या जो प्रीवियस स्लाइड में आपने डेटा देखा इससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप कंपेयर करिए और मुझे बताइए किस से आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। tabular form में yes, that means the organization of a data is also important. After the collecting and recording the data, the organization of the data is very very important. समझ में आ रही सभी को ये बात कि कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब बाय लुकिंग एट द टेबल वी कैन नो हु परफॉर्म द बेस्ट। आशीष परफॉर्म द बेस्ट। Who did not perform the well in the test? Ajay did not perform the well, or you can say the Jay did not perform the well in the test. Who got the highest mark? Ashish got the highest mark. What is the difference between the marks obtained by the Ashish and Aman? 48 minus 35. इससे आप निकाल सकते हो। Who got the 30 marks in the class? Deepti got the 30 marks in the class. How many marks got by the Ajay? Ajay got the 23 marks. So in this way, I want to tell you that in the tabular form, when you organize the data properly, you get the good type of information, or you get the every type of information which you desire from that data. Now in this way teacher can find out who needs help in the subject, who performed the well, whose performance to be improved more, किसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, किसको इम्प्रूव करना है, किसको हमको क्या किसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं। इन दिस वे
the data can be used for the different purpose. For example, many kind of data we come across are put in the tabular form. Our school roll, progress report, index in the 10-net notebook, temperature record, many other, all the tabular form can you think. Few more data that you come across in the tabular form. When we put the data in the प्रॉपर टेबल इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इट. वही चीज मैंने आपको बताई कि टेबुलर फॉर्म में आप जब डेटा को रखते हैं तो हमको जो उससे इन्फरेंसेस मिल रहे हैं वो करेक्ट इन्फरेंसेस मिल सकते हैं और हम उसको एग्जैक्ट इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना. और उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप्स ले सकते हैं कि व्हाट टू डू, हमको किस बच्चे पे ज़्यादा काम करना है, किस बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक है, किसका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करना है ना. तो इस तरह से हम अपने टेबुलर फॉर्म में डेटा को अरेंज करते हैं और उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. तो आफ्टर द कलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ फर्स्ट. आपने कौन सा स्टेप पढ़ा डेटा हैंडलिंग का? डेटा हैंडलिंग का पहला स्टेप्स क्या पढ़ा हमने? मैम कलेक्शन. हाँ. सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, है ना. नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है. देखिए अब रिप्रेजेंटिंग द डेटा, तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे पास. डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंटेड एज अकॉर्डिंग टू द डेटा वी यूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा. रिप्रेजेंटेटिव. अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? ये होते हैं मीन, मोड और मीडियन. ये कहलाते हैं, ये लगभग सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं. जैसे मीन, अब मीन क्या होता है? यदि मान लीजिए कोई कलेक्शन है डेटा का, सपोज हमारे पास डेटा का कोई कलेक्शन है, ये है 28, 30, 35, 39, 37. अब जो ये मीन है, ये मीन क्या रिप्रेजेंट करेगा? द मिड वैल्यू ऑफ दैट कलेक्शन, है ना. इट विल लाइज इन द सेंटर ऑफ द कलेक्शन. हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच की वैल्यू होती है जो मीन होती है. तो ये सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो डेटा को. तो ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव. व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव? मीन, मोड और मीडियन. ये रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, डेटा को रिप्रेजेंटेट करते हैं. डेटा उससे हम पता लगाते हैं, डेटा के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको मिलती है. तो मीन क्या है? अब देखो, देयर आर एवरेज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द ईयर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. ये कैसे पता चला कि एवरेज टेम्परेचर इन द एट दैट टाइम? किसी पर्टिकुलर मंथ में कितना टेम्परेचर होता है, या मई मंथ में कितना टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, ये हमको उस डेटा से ही पता चला जब हमने अलग अलग. अब ये एवरेज कहाँ से आया? एवरेज और मीन सेम है. ये कहाँ से आया? ये उस सारे कलेक्शन की सेंट्रल वैल्यू है. मीन जो है वो पूरे कलेक्शन की सेंट्रल वैल्यू होती है या सेंट्रल टेंडेंसी को बताती है. वहां से हमको एवरेज मिलता है. आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है. द एवरेज एज ऑफ द पीपल इन माई क्लास. अब आपकी क्लास में क्या सारे बच्चे 12 ईयर्स के होंगे? नहीं. कुछ 10 के होंगे, कुछ 11 के होंगे, कोई 10.5 का होगा, कोई 11.5 का होगा. जब हमने इसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड की तब हमको पता चला कुछ 12.5 के होंगे, कुछ 12 ईयर्स के होंगे. तब हमको पता चला कि इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? 12 ईयर्स. दैट इज एवरेज वैल्यू, है ना. अब एवरेज निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला हमको पता चलेगा. तो आपको समझ में आया रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है मीन, मोड और मीडियन. ये किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं, मतलब मिड वैल्यू को बताते हैं कि मिड वैल्यू क्या है, इस डेटा की मिड वैल्यू क्या है ना. अब फॉर एग्जांपल यदि हम इसका मीन फाइंड करते हैं तो 23 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 7 वैल्यूज है, ये 6 वैल्यूज हैं. 30 35 37 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं. इन सब का सम देखिए क्या आता है.
कितना आएगा इनका सम, फाइंड करिए जरा, कितना है 23, 28, 30, 35, 39, 5, 2 to the 4 to the 2 to the 4, 2 3 6, 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 3 15. So 155. 155 divided by 6 कितना आ जाएगा? ये देखिए 25.82. 25.82 ये इसकी एवरेज वैल्यू होगी या मीन वैल्यू होगी। ये कहीं डेटा की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीचों बीच लाई करेगा। तो many more such statement could be there. Think about the statement given in the do you think that the child in the first statement studies exactly 5 hours daily? यदि मान लीजिए आप वीक में किसी दिन 3-4 आवर्स पढ़ते हैं, किसी दिन 4 आवर्स पढ़ते हैं, किसी दिन 5 आवर्स पढ़ते हैं, 7 आवर्स या 8 आवर्स या 2 आवर्स, तब हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज 5 आवर्स पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? हम सारी वैल्यूज को ऐड करके हम उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको उसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं एवरेज क्या होता है। देखिए, by average we understand that the Isha usually studies for 5 hours someday for on the some day. She may study for the less number of hours and the other day the more number hours are other day she may study longer. Similarly, the average temperature of 40 degrees Celsius means the very often be less than 40 degree. Very often the temperature at the time of the year is around 40 degree सेल्सियस। लगभग मतलब बहुत ज्यादातर ये 40 डिग्री के आसपास रहता है। मतलब एक एवरेज से हमको क्या पता चलता है? उसकी मिड वैल्यू। और अक्सर क्या होता है? अक्सर टेम्परेचर उस मंथ में कितना होता है, या लगभग वो रोज कितना पढ़ती है? इतना पढ़ती है। जरूरी नहीं कि हर दिन वो 5 घंटे पढ़े, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 1 या कभी 8 घंटे। तो एवरेज उसका हम निकालेंगे तो एवरेज 5 आवर्स पर डे पढ़ती है। एवरेज मतलब वेरी ऑफन, अक्सर एवरेज निकाला जाता है। तो thus we realize that the, देखो यहां से देखो, thus we realize that the average is a number that represent or show the central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है एवरेज, द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा। सिंस द एवरेज इज lies between the highest and the lowest value of the given data. एवरेज कहां पर होता है? हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में होता है। इसीलिए एवरेज को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। why we called it central tendency? Because it lies between the highest and the lowest value of the data. ये हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में लाई करता है। ये जो एवरेज होता है, average lies between the highest and the lowest and values that is of the data. That is why it is called the central tendency of the data. Central tendency of the data. समझ में आ गया? तो एक तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन मोड मीडियन। दूसरा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव क्यों? कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस कलेक्शन की बीचों बीच जो वैल्यू है या सेंट्रल में जो वैल्यू है, किसके? हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच की वैल्यू क्या है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इनको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। और ये रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो किसी कलेक्शन का एवरेज क्या होता है? वो वैल्यू होती है जो हाईएस्ट और लोएस्ट कलेक्शन के बीच में आती है। different form of the data needs a different form of the representative. अब हमको अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्यों है? अलग अलग प्रकार के डेटा को हम अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन मोड मीडियन अलग अलग प्रकार। अब जरूरी तो नहीं कि सब डेटा एक प्रकार के हों।
अलग अलग प्रकार का जो डेटा होता है उसको अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, या अलग अलग प्रकार के डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी हम अलग अलग प्रकार से फाइंड करते हैं और उसको हम अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को मीडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। Now, one of the representative value is arithmetic mean. What is arithmetic mean? You will learn about the representative values in the later part of this chapter. Representative values, है ना? अब हम arithmetic mean पहले देखें कि what is arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? The most common representative value of the group of the data is the arithmetic mean. अरिथमेटिक मीन सबसे कॉमन होता, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप ऑफ द डेटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन। अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू वेसल्स, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वे लेट अस टेक द एग्जाम्पल। Two vessels contain the 20 liter and 60 liter of milk respectively. मतलब एक में 20 liter milk आता है, एक में 60 liter milk आता है। What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? What is the amount that each vessel would have? यदि हम दोनों में इक्वली अमाउंट ऑफ, दोनों वेसल में इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क रखते हैं तो दोनों में कितना मिल्क आएगा, है ना? यदि हमारे पास एक वेसल है, देखिए, वन वेसल वी हैव विद द 20 लीटर मिल्क and one different vessel we have 60 liters of milk. We want to pour the, इसमें ज्यादा लिक्विड है, इसमें कम लिक्विड है। अब हम चाहते हैं कि दोनों वेसल्स में जो लिक्विड है वो बराबर हो, दोनों वेसल्स में जो लिक्विड है वो बराबर हो। तब हम क्या करेंगे? एवरेज फाइंड कर लेंगे। किसका एवरेज फाइंड कर लेंगे? 20 प्लस 60, कितने वेसल्स है? 2 वेसल्स है, दैट मीन्स 80/2। दैट मीन्स दोनों वेसल्स में कितना लीटर्स मिल्क होगा? 40। टोटल मिल्क हमारे पास कितना? 80 लीटर। तो दोनों में कितना कितना मिल्क रख दें हम? 40 लीटर। तो ये 40 लीटर की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की? इसका दोनों जो वेसल्स में मिल्क है इसका हमने एवरेज फाइंड कर लिया या मीन फाइंड कर लिया। तो मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 2 वेसल्स थे तो दोनों का सम ले लिया हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स कितने हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है। ये जो डेटा की वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, ये इनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? क्या क्या है हमारे ऑब्जर्वेशन? 20 और 60 ऑब्जर्वेशन, ये कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 2 ऑब्जर्वेशन। इनका सम कितना है? 80। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप एग्जांपल से देखेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मींस 20 प्लस 60 एंड कितने ऑब्जर्वेशन है? 2 ऑब्जर्वेशन है, विच इज इक्वल टू 80/2 और विच इज इक्वल टू द 40। तो आप समझ गए कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज अ रिप्रेजेंटेटिव विच रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। नाउ रेंज। अब रेंज क्या होती है किसी भी डेटा की? The difference between the highest and the lowest observation give us the idea of the range. The difference between the highest and the lowest observation give us an idea of the spread of the observation. Spread of the observation मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ना? So we call the result this can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. We call the result the range. अब देखिए हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर? कैन यू सी व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? 54। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू हियर? 23। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू 54
minus 23, that is 31. yes. मतलब ये यहां से कहां तक फैला है, 23 से लेके 54 तक का ये डेटा फैला हुआ है, इसकी रेंज हुई है। समझ में आ गया आपको कैसे फाइंड करते हैं किसी भी किसकी रेंज? इसकी रेंज है 31। कैसे फाइंड की? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। आया समझ में? हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम इस डेटा की Yes, ma'am. रेंज फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर? ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है? एजेस ऑफ द 10 टीचर्स हैज बीन गिवन टू यू। ओल्डेस्ट टीचर कितनी है? 54 इयर्स की है। यंगेस्ट टीचर कितनी है? 23 इयर्स की है। व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर्स? अब मीन का मैंने मीन का आपको क्या फॉर्मूला बताया था? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन, ये की एक सेंटेंस है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन भी क्या आ जाएगा? इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मीन में 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23, एक लाइन में लिखना है, इस तरह से लिखते नहीं हम एक ही नीचे एक। 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 10। सबका सम आप लोगे और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 10 से, बिकॉज हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर? कितने टीचर्स का ये एज है? 10 टीचर्स की एज। हाँ, तो सम कैसे निकालेंगे? सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, सारे ऑब्जर्वेशन का सम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। आप इसको करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबका सम कितना आया? 350 आया सबकी। जब आपने मीन निकालने के लिए देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखो। पहले तो अरेंज कर दिया ना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। 23 से 54 तक इसकी वैल्यू फैली हुई है, जो कि हमने फाइंड की। तो कितना आया? इसकी रेंज कितनी आई? 31 ईयर्स। ये हमको बताता है कि ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी फैला हुआ है। तो 31 ईयर्स है इसकी रेंज। कैसे फाइंड की? लो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से। अब मीन एज कैसे निकाली? सारे ऑब्जर्वेशन का सम ले लिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो 350 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 35 ईयर्स। ये एक एवरेज एज है। ये कहाँ लाई कर रही है? देखिए इस ऑब्जर्वेशन के बीचों बीच आ रहा है। आप देखो ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है? 35। आप देखो आपके कलेक्शन में कहाँ आ रहा है? आपके कलेक्शन में 35 कहाँ आ रहा है? लगभग सेंट्रल में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। यस मैम। तो ये एवरेज क्या बताता है? सेंट्रल टेंडेंसी की एवरेज एज कितनी है? 35 ईयर्स है। कितनी एवरेज एज है? मीन एज क्या है? 35 ईयर्स। टीचर्स की मीन एज क्या है? 35 ईयर्स। एवरेज एज कितनी हो गई? 35 ईयर्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। टाइम तो नहीं हुआ, एक बार बताइए मुझे देखकर जरा। मैम 335। 12:35 ना। चलिए फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट, हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। चलिए एक्सरसाइज हम बाद में स्टार्ट करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। 2 मिनट हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास लीव करते हैं।